Let us start the current affairs for 12th March 2023. The very first point. New Prime Minister of Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. So you might get a question. Qatar is in news. Why Qatar is in news? Because It hosted the football World FIFA World Cup. Then और क्या है, एशियन गेम्स भी होस्ट करने वाला है. सो कतर इज बिकमिंग अ हब फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट. एंड रिसेंटली द न्यू पीएम ऑफ कतर इज शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी. ही वर्कड इनटू वेरियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट में भी ही वर्कड, राइट. नेक्स्ट, देयर इज इंटरनेशनल प्राइज कॉल्ड प्रिट्जगर प्राइज. इंटरनेशनल प्राइज कॉल्ड प्रिट्जगर प्राइज. सो फॉर दिस ईयर हर साल देते हैं लोग ना. प्रिट्जगर प्राइज 2023 में किसको मिला हुआ है? आर्किटेक्ट फील्ड में दिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड शिपर फील्ड. इट इज एन इंटरनेशनल ऑनर. ये इंटरनेशनल प्राइज है. अगर आप ये तो 2023 में किसको दिए प्रिट्जगर प्राइज? ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड शिपर फील्ड. ठीक है. अब अगर कोई इंडियन को मिला क्या? यस, इंडियन को मिला बालकृष्ण दोषी. he won this Pritzker Prize in 2018 and he was also awarded the Padma Bhushan Prize award in 2022 and recently he died. So आपको एक इंटरनेशनल प्राइज है. इंटरनेशनल प्राइज ये साल किसको मिला? कोई इंडियन को मिला क्या? कब मिला? और क्या है प्राइज कौन दे? दिस Pritzker Prize is given by Hayat Foundation which was established in 1979 by J.A. Pritzker. तो आपको क्वेश्चन आ सकता कब मैक्सिमम आपको एक चीज के बारे में कितने पॉइंट मालूम रहना. नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपन क्या एकेडमिक नॉलेज कॉम्पिटिटिव फील्ड में कर रहे हैं तो मैक्सिमम 4 ऑप्शन आते हैं. यू शुड नो द हिस्ट्री फर्स्ट. ये साल किसको मिला? इंडियन से कुछ क्या कनेक्शन है और कब स्टार्ट हुआ? कौन स्टार्ट करे और कब स्टार्ट हुआ ये प्रिट्जकर प्राइज और कौन से फील्ड में देते? दिस प्रिट्जकर प्राइज स्टार्टेड इन 1979 बाय J.A. Pritzker. कौन देते? कौन सा फाउंडेशन देता है प्रिट्जकर प्राइज? हयात फाउंडेशन. इतने चीजें याद रखें आप, इट विल मोर देन इनफ. हु वन दिस इंडियन कौन जीते प्रिट्जकर प्राइज? बालकृष्ण दोषी. कब जीते? 2018. He was also an architect, right? Next. Now you have a new CEO of Hindustan Unilever Limited. न्यू सीईओ. देखिए एग्जाम में आपको यूपीएससी लेवल पे आपको न्यू सीईओ नहीं पूछता हूँ, ये कहाँ उसकी हिस्ट्री पूछता, लेकिन ग्रुप्स के लेवल पे स्टैटिक आज का पूछ लेता हूँ. सो न्यू सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कौन है? रोहित जावा इज द न्यू सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ HUL? मुंबई, दैट इज महाराष्ट्र. और ये क्या ओरिजिनल कंपनी है, सब्सिडरी है? ये एक सब्सिडरी है किसकी? ब्रिटिश यूनिलीवर कंपनी. ब्रिटिश यूनिलीवर कंपनी की एक सब्सिडी है. और ये HUL जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है इंडियाज लार्जेस्ट FMCG कंपनी. व्हाट इज FMCG कंपनी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बोलते. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड. एग्जांपल माने जल्दी खत्म होते. व्हाट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड? FMCG. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड माने पेस्ट है अपना. पेस्ट क्या है? जल्दी खत्म होता है. जो अपन कंज्यूम करके इट इज नॉट स्टोर्ड. यू जस्ट टेक इट, यूज इट एंड डिस्पोज इट. तो उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. व्हिच इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ FMCG इन इंडिया? HUL क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. इसका हेडक्वार्टर्स किधर है? मुंबई. और हुई द न्यू सीईओ ऑफ HUL? रोहित जावा. ये इंडिया की कंपनी है ब्रिटिशर्स की है? ब्रिटिश की सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. देयर इज अनदर प्राइज कॉल्ड नॉर्वेन प्राइज. व्हाट इज नॉर्वेन प्राइज? ये साल किसको मिला? यूक्रेनियन राइट्स ग्रुप ट्रुथ हाउंड्स. आपको मालूम है देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन यूक्रेन एंड रशिया. तो यूक्रेन में हु इज द एग्रेसर?
रशिया इज अग्रेसर, माने हमला कौन करे? रशिया। हु इज द विक्टिम हियर? यूक्रेन। तो यूक्रेन में क्या है, इट्स नॉट जस्ट मिलिट्री मारे जा रही है, क्या क्या मारे जा रही है उसमें? सिटीजन्स आर आल्सो बिकमिंग द विक्टिम। तो कौन से उसमें जब भी वॉर होता, वॉर इज द बिगेस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो एक देयर इज अ कंपनी और देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु गोज देयर एंड से भाई ह्यूमन राइट वायलेशन कहाँ कहाँ हुए, कब कब हुए। सो देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ट्रुथ हाउंड्स, ट्रुथ हाउंड्स। तो उन लोगों को प्राइज दिए, नॉर्वेन प्राइज। तो वे जाके अपनी जान पे खेल के ये वायलेशंस मालूम करे, ये वायलेशन हुए बोले। तो कौन से ग्रुप है? ट्रुथ हाउंड्स। और ये जो नॉर्वेन प्राइज देते, कौन देते? सखारोव फ्रीडम अवार्ड 1980, सखारोव फ्रीडम अवार्ड। ये क्या है? ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले ग्रुप है, ह्यूमन राइट डिपेंडेंट्स बोलते हैं, राइट। सो इतना क्वेश्चन आ सकता है आपको। लेटेस्ट यूक्रेनियन ग्रुप ट्रुथ हाउंड को कौन सा प्राइज मिला? नॉर्वेन प्राइज मिला। या तो ये नॉर्वेन प्राइज किसको मिला? ग्रुप ट्रुथ हाउंड्स को। ये कौन देते? सखारोव फ्रीडम अवार्ड 1980 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आता है, क्लियर है पॉइंट? बेसिक। इंडोनेशिया, नाउ व्हाई इंडोनेशिया इज इन न्यूज़? इंडोनेशिया इज changing its capital. Indonesia is changing its capital. Changing. Capital क्या है? Jakarta is the capital. Now Jakarta is being changed to another person, to another place. Indonesia capital Jakarta to Borneo. Jakarta to Borneo. New capital का नाम क्या है? Nusantara. East Kalimantan province में है. ईस्ट कालीमंडन। तो आपको डायरेक्टली ग्रुप में क्या क्वेश्चन आता? न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज नुसंतारा। चार ऑप्शन देता हूं मैं, ये ग्रुप्स का सवाल है। लेकिन आप एक लेवल ज़्यादा गए। अभी जो आप ग्रुप 1 के जो एग्ज़ाम लिखे वो पूरा यूपीएससी लेवल हो गया। पहले जो ग्रुप 1 का एग्ज़ाम रहता था नॉर्मल लेवल रहता था, अब ग्रुप 1 क्या यूपीएससी लेवल हो गया। ग्रुप 2 क्या ग्रुप 1 लेवल हो जाता, ग्रुप 3 ग्रुप 2 लेवल हो जाता। तो आपको एक टॉप लेवल का ही पढ़ना पड़ता। अगर नॉर्मल अपनी किस्मत अच्छी है तो एक ही क्वेश्चन आता, वो व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? नुसंतारा। ओल्ड कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता। लेकिन अगर आपको एनालिसिस का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो यही पूछता है ना, रिसेंटली जकार्ता हैज बीन चेंज्ड, इंडोनेशिया हैज चेंज्ड इट्स कैपिटल, शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतारा। स्टेट द रीजंस, रीजन पूछ लेता हूँ। तो क्यों रीजंस पूछा? तो नेक्स्ट है देखिए, जकार्ता इज द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी, फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी। सिंकिंग माने पानी के नीचे चले आ रहा जकार्ता। ये इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया इज द 17,000 स्मॉल आइलैंड से बनी हुई कंट्री है। छोटे छोटे जमीनात है उधर। 17,000 स्मॉल आइलैंड्स, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। और इसका पुराना नाम क्या है? डच ईस्ट इंडीज बोलते थे, डच ईस्ट इंडीज। और इसमें क्या है? इंडोनेशिया में ज़्यादातर एक्टिव वॉल्केनोस मिलते हैं, एक्टिव वॉल्केनोस मिलते हैं। अब ये रीज़न ये है कि भाई व्हाट वाज द रीज़न फॉर शिफ्टिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतारा? क्या रीज़न है? सिंकिंग, फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी है एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी सबमर्ज्ड, माने पानी के नीचे चले जाएंगे। कब तक? 2050 तक। 2050 तक इट विल बी लॉस्ट लैंड, इट विल बी लैंड अंडर वाटर। तो वो आने से वो स्टार्ट हो गया, वो कंप्लीट जाने से पहले क्या है? दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया कैपिटल। और अदर रीजंस क्या है? पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन जकार्ता ना, एंड पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, एंड क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी डेंजरस है। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा? सी लेवल राइज हो रहा। जो पानी है जमीन नीचे नहीं जाएगी, पानी आ जा रहा। तो ऑलमोस्ट बाय 2050 जो आइलैंड नेशंस है वो सब पानी में रहते हैं, और जो पूरे अंदर भाग के आने वाले हैं, अपना वेस्ट बंगाल भी है वो भी जाने वाला है, चेन्नई है वो भी जाने वाला है। तो पूरे क्या है? अंदर भाग के आने वाले हैं। अच्छा, लैंडलॉक्ड स्टेट्स में, पूरे लैंडलॉक्ड स्टेट में आने वाले हैं।
तो इट इज़ नॉट जस्ट वन कंट्री, अभी स्टार्ट हो गया। अब आपको अभी से प्लानिंग करना है कि भाई आपको क्या करना है। वाटर सी लेवल राइज हो रहा, 1 सेंटीमीटर भी अगर राइज हुआ तो कितने कंट्रीज अंदर रहते हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ है, राइट। सो जकार्ता द fastest sinking city in the world, estimated to be submerged by 2050, and other reasons are pollution, population, climate change, etc. क्लियर है भाई? नेक्स्ट, इंडिया की सबसे पहली बेगर फ्री सिटी कौन सी है? कौन सी सिटी बनाने वाली है? महाराष्ट्र स्टेट, नागपुर। यू नो क्या है? नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करे लोग? नागपुर को बेगर फ्री सिटी बनाने वाले हैं। एक एक बगर पकड़ के शेल्टर होम से डालने वाले हैं। क्या भाई रोड पे नहीं दिखना बेगर, रोड पे पहले एक पिक्चर आती थी, विलन क्या बोलता है उसमें, एक इश्क बोल के मूवी है आमिर खान की, आमिर खान, तो उसमें क्या बोलता है, गरीबी हटाना बेहतर है। लोग हम बोलते हैं गरीबी हटाओ। वो टाइम में इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, शी गेव अस स्लोगन गरीबी हटाओ। ने विलन क्या बोलता, गरीबी हटाने से कुछ नहीं होता, गरीबों को हटाओ गरीबी हट जाती है। वो इम्प्लीमेंट हो रहा है इधर। अच्छा, पकड़ पकड़े क्या है, शेल्टर होम्स में डालने वाले। सो नागपुर विल बी द फर्स्ट बेगर फ्री सिटी, और ये कौन लेने वाला है? ये नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और देखिए गरीबी क्यों है? गरीबों से गरीब क्यों है? गवर्नमेंट का फेल्यूर है, इज अ फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट। अपनी फेल्यूर को छुपाने के वास्ते सब चीज़ें होते। कौन रोड पर रहने चाहेगा? नोबडी। अब वो क्या बोलते हैं, और शेल्टर होम्स में भी बहुत ज़्यादा डेंजरस क्या बोलते हैं ना, हाइजीन रहती, कुछ भी नहीं रहता उसमें, तो ना बोलते बाहर रहना बेहतर है बोलते हैं। So ये क्या है? It is to hide the failure of the government to eradicate poverty. तो गरीब आने देंगे तो गरीब ही नहीं है बोलते, समझा? तो क्वेश्चन आ सकता है नागपुर विल द फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। अभी नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की हेडिंग हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिए। कब बना महाराष्ट्र? पहले क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था, तो महाराष्ट्र को, गुजरात और महाराष्ट्र को बाइफरकेट करे। कब करे? 1 मई 1960। 1 मई 1960। कौन सी लैंग्वेज बात करते हैं उधर? मराठी। इसमें जो असेंबली है, जो लोग हाउस है, दो है, बाई कैमरल है, अपर हाउस लोअर हाउस बोल के। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स है? 289 सीट्स है। अपर हाउस काउंसिल में कितने सीट्स है? 78। और इसमें मेजर रिवर्स कौन से फ्लो होते हैं महाराष्ट्र से? गोदावरी, ताप्ती, भीमा, गोदावरी एंड कृष्णा। ये बेसिक है जो आपको आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है, इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर। सो रिगार्डिंग सम ऑफ द स्कीम्स, 13 पॉइंट, युवा उत्सव इंडिया एक्ट 2047। युवा माने यंग, उत्सव माने फेस्टिवल, इंडिया 2047। तो इंडिया में, इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। एवरेज है 30 इयर्स अपनी, 30 to 35 इयर्स। तो कब तक रहने वाली है ये? 2047 तक अपन यंगेस्ट नेशन रहने वाले हैं। उसका नाम फिर बोर्ड ऑफ में चले आते हैं। तो 2047 में क्या अपन 100 इयर्स मनाते हैं इंडिपेंडेंस। तो 2047 तक कौन सा उत्सव मनाएंगे? युवा उत्सव इंडिया। द यूथ अफेयर्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री। और क्या है ये? एक दिन डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होगा, वन डे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम। एक ही दिन कितने डिस्ट्रिक्ट्स में काम करेंगे पूरे? 150 डिस्ट्रिक्ट्स। और कितने फेजेस में होगा? 3 फेजेस में होता है। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? ये तो मिनिस्ट्री तो क्या है, गवर्नमेंट लेवल पे। जमीन पे कौन काम करेंगे? नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेहरू नोडल मिनिस्ट्री, तो ये नोडल डिपार्टमेंट, नोडल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। किसकी जिम्मेदारी रहेगी? नेहरू युवा केंद्र संगठन अंडर यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री। हु इज द यूथ अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये कभी मिनिस्ट्री की बात कर रहे तो आपको मिनिस्टर का नाम याद रहना मस्ट है।
अब ये कब एस्टैब्लिश हुआ था नेहरू युवा केंद्र संगठन? 1972 में। कई के लिए? नेशन बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट, सो कमिंग टू सम ऑफ द इकोनॉमी करंट अफेयर्स। एक्सिस बैंक, अब एक्सिस बैंक क्या है? थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर, प्राइवेट सेक्टर लेंडर है। कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? 1993 में। हेडक्वार्टर्स किधर है? मुंबई। टैगलाइन क्या है इसकी? बढ़ती का नाम जिंदगी का नाम जिंदगी। जैसे जल्दी का नाम गाड़ी है, तो वैसे एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम बढ़ती का नाम जिंदगी जिंदगी। ठीक है। अब पाम 400, देयर इज अ पाम 400, ये क्या है? ड्रोन ड्रोन है। ड्रोन माने क्या है? अनमैन्ड व्हीकल्स बोलते हैं। अनमैन्ड व्हीकल माने रिमोट कंट्रोल। पहले छोटे टॉयज आते थे, अब डायरेक्ट पूरे क्या है? कैमरा ड्रोन से आ गए। आप इधर बैठ के किधर भी हमला कर सकते हैं। पहले क्या थे? एक फाइटर जेट्स लेके जाना पड़ता था, कोई फाइटर चलाना पड़ता था। अब क्या डायरेक्टली इधर बैठ के आप दुनिया में किधर भी चले जाओ, यू कैन पुल द वेपन्स और वापस आ जाओ इधर बैठ के आप। तो ड्रोन्स, इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट इन्वेंशन द मैन हैज डन। एक दिन खत्म होने वाले इसी में चीज़ों में। पाम 400 क्या है? इंडियन आर्मी क्या सक्सेसफुल इसका टेस्ट करेगा। सो ड्रोन है ये। आपको क्वेश्चन आ सकता, रिसेंटली वी हैव सीन पाम 400 इज इन न्यूज़, ड्रोन इट इज रिलेटेड टू। अब पाम बोलते क्या बोलते? हाथ बोलते। अब उन्हें कंफ्यूज करने के लिए बोलता इट इज अ कल्चरल इवेंट, इट इज अ क्या बोलते हैं आप, भविष्य नहीं करने क्या बोलते हैं आप? अब आपको कुंडली दिखते ना, एस्ट्रोलॉजी, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू डिफेंस बोला। पाम बोलते करने क्या आता? हथेली आता। हथेली क्या है? लकीर है। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए देता हूँ मैं पाम 400 में। तो पाम 400 क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रेसिजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग म्यूनिशन। अब ये लॉइटरिंग किसको बोलते हैं? ये जो ड्रोन है, अगर फॉर एग्जांपल एकदम क्या है, व्हाट यू कैन से, एकदम ऐसे एरियाज में गए जहाँ छुपने के ज़्यादा चांसेस है, छुपने के ज़्यादा चांसेस है, तो उन्हें क्या कहता है? लॉइटरिंग किसको बोलते हैं? जब आप जाते उधर, मैंने गो दे व्हेन दिस ड्रोन इज सेंट देयर, अगर कोई छुपे हुआ है तो उसको मालूम है कि कोई छुपे हुआ है लेकिन दिख रहा नहीं उन्हें, तो क्या करता है? वो जाके उन्हें गोल घूमता, गोल घूम के आए एक सर्किल बनाता। उस गोल घूमने की वजह से क्या पूरे रेडार आते, तो जितने भी रेडार है ना, कहाँ छुपे हुए हैं मालूम हो जाता वो एक सर्किल लॉइटर करता हूँ, गोल घूमने को बोलते हैं लॉइटरिंग। तो एग्जैक्ट लोकेशन मारते फिर अटैक करता हूँ, उसको होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन। अभी इसकी रेंज क्या है? लॉन्ग रेंज हाई प्रेसिजन। लॉन्ग रेंज हाई प्रेसिजन। अभी क्या जॉइंट वेंचर है, कौन कौन बना है? इंडिया और इस्राइल मिलके बना है। और ये टारगेट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? 3000 to 400 ऐसा जाके ऐसा नीचे आता, एलिप्स, आधा एलिप्स, आधा अंडा, नहीं सेमी सर्कल नहीं, अंडा, सेमी एलिप्स, सेमी एलिप्स। तो क्या है? ड्रोन रेंज क्या है इसका? 100 किलोमीटर्स, रेंज ग्रेटर देन 100 किलोमीटर्स है। और क्या है ये ऊपर जा सकता है 120 मिनट में 3000 से 4000 फीट ऊपर जा सकता है। 120 मिनट में जस्ट 120 मिनट कैन गो 3000 टू 4000 फीट। अब रेंज कितनी दूर तक आप वो कर सकते हैं? ग्रेटर देन 100 किलोमीटर्स। इधर ठहर के 100 किलोमीटर तक अटैक कर सकता हूँ। और क्या है? स्पीड 5 to 140 knots 50 टू 140 नॉट्स, 50 टू 140 नॉट्स। अगर आप किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 90 टू 260 किलोमीटर पर आवर। क्लियर पॉइंट? yes sir नेक्स्ट, अभी क्या था? पाम 400 का ये जो ड्रोन था। अब ये मिसाइल की बात करें, देयर इज अ मिसाइल, किंजल मिसाइल। अब किंजल मिसाइल क्यों आया न्यूज़ में? रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा, सो इट इज सेड दैट रशिया हैज टेस्ट फायर्ड किंजल मिसाइल। ये बहुत वन ऑफ द डेडलीस्ट मिसाइल्स है। सो किंजल मिसाइल
इसका और एक नाम क्या है, KH-47M2, KH-47M2। अभी क्या है, न्यूक्लियर केपेबल है, न्यूक्लियर केपेबल। दो तरीके का कैपेसिटी रहते हैं, एक क्या है कन्वेंशनल, एक क्या है न्यूक्लियर। अगर कन्वेंशनल रहता तो खाली न्यूक्लियर नहीं लगा सकते, खाली कन्वेंशनल, हाँ ओनली रॉकेट्स। बट ये क्या है, न्यूक्लियर केपेबल प्लस कन्वेंशनल है। इज अ रशियन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक एक क्या रहते, क्रूज रहता, एक बैलिस्टिक रहता, फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट। क्रूज मिसाइल माने एकदम आप उसको वो कर सकते, क्या बोलते, जमीन के तरह करीब से जाता, उसको मॉनिटर कर सकते। बैलिस्टिक, बैलिस्टिक माने ही हैज बिकम बैलिस्टिक, माने एक बार लॉन्च कर दिया वैसे नो कंट्रोल, उन्हें खत्म करके जाता वो चीज़ को। क्रूज मिसाइल आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या है, किंजल मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू एयर, सरफेस टू जमीन से हवा में ये कहना लॉन्च। और इसकी स्पीड कितनी है, 10 मैक, 10 मैक। स्पीड इज मेजर्ड इन मैक्स, 10 मैक। लेंथ कितना है इसका मिसाइल का, 8 मीटर की लेंथ है। रेंज कहाँ तक जा सकता, 2000 किलोमीटर अप्रॉक्स। सो दीज आर द किंजल मिसाइल। बिलोंग्स टू विच कंट्री, रशिया। उसके बाद में लेट अस सी सम मोर डिफेंस न्यूज़। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज गिवन अ, as he is purchasing 6 Dornier aircrafts, 6 Dornier aircrafts, which is manufactured by हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और ये एयरक्राफ्ट किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज के लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज। और इसमें क्या है, अपग्रेडेड फ्यूल ट्रांसमिशन, ठीक है। इससे पहले क्या है, फ्यूल में कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, तो क्या इसको अपग्रेड करके अपग्रेडेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट भी क्या रहता, अब इसमें फॉर एग्जांपल अब नॉर्मली आपको फ्यूलिंग करना है, फ्यूलिंग कैसा करते हैं, नॉर्मल गाड़ी को फ्यूल करना है, पेट्रोल भराना तो क्या करते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल में जाते हैं। अब एयरक्राफ्ट ऐसा है कि वो आपको क्या है, एयर में फ्यूलिंग कर सकते हैं आप, एयर में। कोई एयरक्राफ्ट है, पेट्रोल खत्म हो गया, लो दे दे पेट्रोल लेके, वो मैं देखा। तो आप क्या है, अब जैसा फॉर एग्जाम्पल चार्जिंग, अब चार्जिंग करना तो कैसा होता, इसमें टेक्नोलॉजी आई थी, आपको क्या है, यू हैव टू पुट इट इन द सॉकेट। अब फोन टू फोन चार्जिंग आई थी बीच में, टेक्नोलॉजी फोन टू फोन चार्जिंग, थोड़ा दे दे चार्जिंग। अब चार्जिंग नहीं है, जैसा अपने पास क्या है, हॉटस्पॉट जैसा करते हैं ना, वे थोड़ी चार्जिंग नहीं देते हो बोल के, ये टेक्नोलॉजी आई थी बीच में, बट उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब क्या ये जो फ्यूलिंग है, एक तो ज़मीन पे भी होती या एक हवा में होती, सो क्या अपग्रेडेड फ्यूलिंग टेक्निक है इसमें। So last news for today, Hindu rate of growth, Hindu rate of growth। ये क्या है, रिलीजन से रिलेटेड नहीं है कुछ भी है, ये इकोनॉमिक टर्म, इट्स एन इकोनॉमिक टर्म। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मींस स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कब देखे थे अपन, 1950 से लेके 1980s के बीच में देखे थे, माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो जाती थी। और क्यों, क्या रीजन था ये कि भाई अपन क्या है, क्लोज इकोनॉमी थे, वी वर अ क्लोज इकोनॉमी, बाहर से कोई चीज़ आना नहीं, बाहर से अंदर से कोई चीज़ जाना नहीं, बहुत ही क्लोज इकोनॉमी थे अपन। और क्या गवर्नमेंट कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग थी, तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो 1991 में क्या करे, अपने इकोनॉमी को खोले, तो ये हिंदू रेट 4% से जाके 8%, 10% भी हुई अपने पास। तो अब क्या है, रघुराम राजन वाज अ RBI governor, ex-governor, he said that India is returning to Hindu rate of growth। अब आप लास्ट 4 साल का देख लो, तो अपने पास अपनी ग्रोथ कितनी है, रियल ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ 4%, 3%, 4% में अटके हुए। तो रघुराम राजन ने said that कि we are returning to Hindu economic growth from which we saw in 1950 to 80s। अब ये जो हिंदू ग्रोथ रेट बोले, कौन दिए थे टर्म, ये पूछ लेता हूँ, राज कृष्णा। कब दिया था ये टर्म, 1978। इसका मतलब क्या है, एवरेज ग्रोथ रेट इज 4% पर ईयर और लेस, इसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सो बाय दिस वी कंप्लीट आवर करंट अफेयर्स फॉर
12th March. March.